हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हमारा सुपर रिवीजन मैराथन का डे 3 है और ये डे 3 है डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो एक दिन मैं डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अपलोड करूँगी और उसके बाद सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है डे 3 का वो है एजुकेशन और सोसाइटी, और ये वीडियो जो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए होने वाले क्योंकि आप लोगों का कल एग्ज़ाम है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इस वीडियो को अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देख के जाते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि पूरी प्रिपरेशन नहीं है, तो आपका इससे 80% तक कवर हो सकता है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, लेकिन 100% नहीं होगा। और ये मैं पहले भी कह रही क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं 4 से 5 घंटे की वीडियो एक एक टॉपिक पे बनाऊँ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी इज अ सोसाइटी ऑफ डिफरेंट क्लासेस, कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेजेस। डिस्कस द स्टेटमेंट। देखिए एजुकेशन एजुकेशन एंड सोसाइटी जो सब्जेक्ट है, इसमें हमारी पूरी इंडिया की बात करी गई है, उसके एजुकेशन, उसकी सोसाइटी में वेरिएशंस, इन सब की बात करी गई है। तो आप डिफरेंट क्लास जो हमारी सोसाइटी में क्लास हैं, 4 क्लास में हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है। क्षत्रियास हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, दलित्स हो गए और शूद्रास हो गए, इन सब के ऊपर मतलब डिवाइडेड है। ये सब आप लर्न कर जाना, कितने कॉम्पोजिशन है ये सब कर जाना, कौन सी कास्ट है ये सब आप पढ़ के जाना। किसी ना किसी वे में क्वेश्चन देंगे ही देंगे। कौन सा रिलीजन है और कितने परसेंट लोग हैं उस रिलीजन में इंडिया में, और लैंग्वेजेस कौन सी बोली जाती है यहाँ पे, ये सब आपको लर्न करके जाना होगा। ये किसी ना किसी क्वेश्चन में ये ज़रूर डालेंगे और ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो इंडियन सोसाइटी में सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, ठीक है, बहुत कुछ है इसमें, मतलब बहुत सारी क्लास हैं, बहुत सारे कास्ट है, रिलीजन्स है और लैंग्वेज है। नेक्स्ट इज डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, यानी एजुकेशन और सोसाइटी का आपस में क्या रिलेशन है। तो देखिए एजुकेशन और सोसाइटी एक दूसरे पर डिपेंड करती है। हमें जैसे सोसाइटी एजुकेशन देगी वो ही हमारा मीन्स ऑफ लाइफ को डिसाइड करेगा, यानी कि आगे जाके हमारी लाइफ कैसे होगी एजुकेशन और सोसाइटी के को रिलेशन से ही हमें पता चलेगा। देखिए अब एजुकेशन का क्या रोल है सोसाइटी पे। सबसे पहला जो सोसाइटी के आइडिया है उसका इफेक्ट पड़ता है एजुकेशन पे। सपोज़ हमारी सोसाइटी में कैसी, सपोज़ पहले के टाइम पे क्या होता था कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे, तो उससे एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ता था, ज़्यादातर से बॉयज़ होते थे। अब इकोनॉमिक कंडीशन, एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत गरीबी है, तो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा लो होगा, ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रिलीजियस कंडीशंस के पर भी डिपेंड करता है। रिलीजन जो है एक सोसाइटी का पार्ट है, तो ये भी एजुकेशन को इफेक्ट करता है। अब सोसाइटी का क्या रोल है एजुकेशन की तरफ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, यानी सोसाइटी का ये रूल काम है कि वो स्कूल्स खोल के दे बच्चों को, वोकेशनल एजुकेशन दे। वोकेशनल मतलब जो हम अलग से पढ़ाई के अलावा अपना कुछ पैसे कमाने के लिए चीज़ें कर सकते हैं, वो होती है वोकेशनल एजुकेशन। लाइब्रेरीज ओपन करके दे और एडल्ट एजुकेशन दे, ये सब काम है सोसाइटी का। ठीक है, तो ये इनके बीच में रिलेशनशिप है। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीकल्चरलिज्म, डिस्कस इट्स वेरियस टाइप, यानी मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में पूछ रहे हैं। मल्टीकल्चरलिज्म मतलब कई सारे जिसमें कल्चर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि 4 टाइप के कल्चर होते हैं, इंडिविजुअल कल्चर, कम्युनल कल्चर, नेशनल कल्चर और वर्ल्ड कल्चर। ठीक है, ये टाइप्स हैं इसके। जैसे इंडिविजुअल कल्चर में क्या होता है कि हम खुद पर्सनल, हमारी क्या लाइक है, हम कौन से कल्चर को लाइक करते हैं, क्या हमारा इंटरेस्ट है, कैसे हम उसको परस्यू करना चाहते हैं। फिर एक होता है कम्युनल कल्चर, मतलब हमारी कम्युनिटी कौन सा कल्चर निभा रही है, जैसे हमारी फैमिली कौन सा कल्चर अपना रही है वो हमें अपनाना पड़ता है। थर्ड होता है नेशनल कल्चर, यानी पूरा हमारा जो नेशन है, एग्जांपल इंडिया, पूरे इंडिया कौन सी वैल्यूज़ अपना रही है, कौन से आइडिया को अपना रही है, क्या वो थॉट प्रोसेस है उनका, वो होता है नेशनल कल्चर। और फिर होता है वर्ल्ड कल्चर। अब आप ये सोचोगे कि वर्ल्ड कल्चर में क्या आएगा, वर्ल्ड कल्चर में आता है सोशल सर्विस, यानी कि वो इंसान कोई भी हो, किसी भी जगह का हो, वर्ल्ड में किसी भी जगह से आया हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, कुछ भी हो, हमें उसकी तरह सिंपैथी दिखानी चाहिए, कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, सोशल सर्विस हमें करनी चाहिए। तो ये सब होते हैं इसके टाइप, 4 टाइप्स होते हैं बेसिकली इसके। ठीक है, अब कुछ 2 एडिशनल टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि एक मटेरियल कल्चर भी होता है, एक नॉन मटेरियल कल्चर होता है। मटेरियल कल्चर में कि कैसे कपड़े पहनने हैं, जैसे इंडियन ट्रेडिशनल में साड़ी वगैरह होते हैं, कुर्ता पजामा होता है, सूट होते हैं। और नॉन मटेरियल कल्चर में हमारी लैंग्वेज होती है, हमारा म्यूज़िक का टेस्ट कैसा है, ये सब होता है, रिलीजन आता है। तो ये 2 भी आप लिख सकते हो, एडिशनल हैं ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रिलीजियस कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, राइट इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यानी इंडिया में कितने रिलीजन्स हैं वो आपको बताना है। जैसे कि टोटल 7 रिलीजन्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख,
हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स और जो अदर्स में आते हैं, ठीक है। और कौन सी पॉपुलेशन कितनी है, मतलब किसको परस्यू करती है, जैसे हिंदूज़ जो हैं 80% है, मुस्लिम्स 13% और क्रिश्चियंस जो हैं वो 2.2% है। तो ये सब आपको बताना होगा। अब इस चीज़ के फ़ायदे क्या हैं, मतलब जो अलग अलग रिलीजन्स हैं उसके अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, इन सब के क्या फ़ायदे हैं। तो ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारे अंदर फेलो फीलिंग लाते हैं, यानी कि एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के रिलीजन के प्रति हमारे अंदर अच्छी भावना डेवलप हो, उनके रिलीजन से हम कुछ सीखें, वो हमारे से कुछ सीखे। अब इसके साथ कुछ डीमेरिट भी होते हैं, कभी कभी लव, फेलो फीलिंग और हारमोनी की जगह कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल्स और राइट्स देखने को मिलते हैं, जो कि हम लोग फेस करते हैं। तो ये सब कल्चरल डाइवर्सिटी है, अगर किसी चीज़ के पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी है किसी चीज़ की, तो उसके नेगेटिव कॉन्स भी होंगे, तो वो आपको बताने होंगे। एनलिस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनलिस्ट द सोसाइटल चेंजेस इन इंडिया, यानी क्या सोसाइटी में चेंजेस कौन कौन चीज़ें लाती हैं, एक्सप्लेन एनी वन इन ब्रीफ। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो कि सोसाइटल चेंजेस क्या होता है। सोसाइटल चेंजेस होता है सोसाइटी के पैटर्न में चेंज आना, जैसे सोसाइटी चल रही है उसमें चेंज आना। तो आप पहले तो सबको बता दो कि क्यों क्यों आता है, फिर उनमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना है। जैसे पॉवर्टी, गरीबी की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जोग्राफिकल कॉज भी हो सकते हैं, सोशल कॉज हो सकते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। और देखो, जैसे एक होते हैं पॉवर्टी, दूसरा है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है, हमारे मतलब हमारे इंडिया में कई तरह के अलग अलग टाइप के लोग हैं। फिर थर्ड आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि लड़का लड़की समान जब नहीं मानते, भेदभाव करते हैं, ठीक है, वो होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लिटरेसी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में लड़कियों के साथ ही भेदभाव होता है, लड़कों का भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें। एक्सप्लेन वन इन ब्रीफ, किसी भी चीज़ को आप लिटरेसी को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, फिर आपको एक्सप्लेन पूरा करना पड़ेगा, यानी लिटरेसी का मीनिंग लिखना पड़ेगा। कौन सी एरिया में कितनी पॉपुलेशन है और उन पॉपुलेशन में से कितने लोग एजुकेटेड हैं, कौन सा कल्चर ज़्यादा एजुकेटेड माना जाता है, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एजुकेशन पे, ये सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। वॉट डू यू मीन बाय जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्राइब इट्स फैक्टर्स एंड सजेशन टू मिनिमाइज इट। अभी मैंने आपको बताया था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है एज, मतलब एज में कह रही हूँ, लड़का लड़की में जब हम भेदभाव करते हैं उसको बोलते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और इसमें आप थर्ड जेंडर को भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। और अब देखिए, डिस्क्राइब इट्स फैक्टर, ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि स्टीरियोटिपिकल थॉट्स होते हैं, लोगों की थिंकिंग होती है, इसकी वजह से भी आता है। और अब इसको सजेशंस क्या हैं, इसको कम करने के लिए एजुकेशन देनी चाहिए। बच्चों को तो एजुकेशन मिलनी ही चाहिए, एडल्ट एजुकेशन भी होनी चाहिए। क्यों, जो पीछे के लोग हैं, पहले के लोग हैं, अगर वो एजुकेटेड होंगे तो उनकी जो बुनियाद होगी, जो रूट्स होंगी, वो भी डेवलप्ड होंगी। ये सजेशंस हैं उसको मिनिमाइज़ करने के लिए। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंपल सा मीनिंग है, रूल बुक, मतलब जो भी बुक होती है जिसमें सारे रूल्स, प्रिंसिपल, लॉज वगैरह लिखे रहते हैं, जो उस कंट्री के लोगों को मानने पड़ते हैं, वो होती है कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि हमें प्रीएम्बल बताना है, प्रीएम्बल बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल क्या है, पहला पेज है। प्रीएम्बल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है और ये इंट्रोडक्शन देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये मेन चीज़ें बताता है। सोवरेन, सोवरेन का मतलब है कि हमारी इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि आज़ाद है, वो किसी के अंडर काम नहीं करेगी। सोशलिस्ट है, यानी वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी कि वो कोई भी रिसोर्स को यूज़ कर सके। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मतलब वो कोई भी रिलीजन हो सबको इक्वली ट्रीट करेगी इंडिया, और जिसका जो मन करता है वो रिलीजन अपना सकता है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है जो भी इंडिया में लीडर्स होंगे उनको लोग इलेक्ट करेंगे, वो लोगों में से बनेंगे और कोई भी हम भेदभाव नहीं कर सकते, जो इलेक्शंस लड़ना चाहता है वो लड़ सकता है। नेक्स्ट इज रिपब्लिक, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हेरिडिटी रूल नहीं होगा, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। हर 5 साल में इलेक्शंस होंगे। नेक्स्ट इज जस्टिस, यानी अगर किसी के साथ भी कोई भेदभाव होता है तो वो आवाज़ उठा सकता है जस्टिस के लिए। लिबर्टी होता है फ्रीडम, सबको फ्रीडम मिलती है, जो भी उन्हें पाथ चूज़ करना है वो कर सकता है। फिर आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब जो सिटीजन्स हैं सारे इक्वल हैं बिफोर द लॉ, चाहे वो कोई भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, कोई भी बड़ा एक्टर क्यों ना हो, सब इक्वल माने जाएंगे। फिर होता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी होता है ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारा। और फ्रेटर्निटी में हमें बताया जाता है कि सबके साथ मिल के, सबको समझ के हमें एक साथ कैसे रहना है, ठीक है।
तो ये प्रियम्बल के बारे में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऐसी क्या फैसिलिटीज़ है जो सरकार ने दी है एजुकेशन के लिए, मतलब एजुकेशन के फील्ड में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सरकार द्वारा की गई चीज़ें। जैसे कि आर्टिकल 45 में क्या है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी बच्चों को। फिर उनको मदर टंग में पढ़ाने का इंस्ट्रक्शन देने का जो रूल है ये बना है आर्टिकल 350A में, कि बच्चों को प्राइमरी लेवल में उनकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। फिर इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ का भी ध्यान रखना, ये बताया आर्टिकल 29 में कि जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं, जैसे जो भी ग्रुप्स हैं उनका भी ध्यान रखना है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसमें भी आर्टिकल 30 में है। कोई भी ग्रुप हो, कोई भी माइनॉरिटी, उसको कोई भी स्कूल एडमिट करने से मना नहीं कर सकता, ठीक है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शन, यानी उनको कुछ पैसे मिलेंगे, उनको फ्री बुक्स वगैरह मिलेंगी। फिर आर्टिकल 15 भी बोलता है कि कोई भी जेंडर हो उसको स्कूल रोक नहीं सकता, विमेन हो चाहे कोई थर्ड जेंडर हो, उसको किसी भी एजुकेशन की फील्ड में हम नहीं रोक सकते कि आप ये कोर्स परस्यू नहीं कर सकते या इस स्कूल में नहीं आ सकते। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, मतलब बहुत सारे हैं, आप लोग इसको रीड कर लेना, पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, स्पेशली ये चैप्टर 5 में मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट आर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, हाउ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आर एक्वायर्ड, डेमोक्रेटिक वैल्यू हमें कैसे मिलेंगी और डेमोक्रेटिक वैल्यू होती क्या है। देखिए वैल्यूज़ क्या होती हैं, अंदर से जो आइडियाज़ निकल के आते हैं हमारे कि हमें कैसे क्या करना है, हमें कौन सा पैटर्न फॉलो करना है। और डेमोक्रेसी का मैंने आपको बताया था कि जब हम एक नेशन में रहें, वहाँ पे लीडर जो है उनको हमें चूज़ करने का मौका मिले, वो अच्छे के लिए काम करें, ठीक है। तो ये सब होती हैं डेमोक्रेटिक। और तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे अपनी रिस्पेक्ट करना, अपनी हर एक पर्सन को रिस्पेक्ट करना, सबके पास फ्रीडम होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए, टॉलरेट पावर होनी चाहिए, टॉलरेंस की पावर होनी चाहिए, ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए, गुड सिटीजनशिप की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। ये सब कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं। अब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं वो एक्वायर कैसी होंगी स्कूल में, पहले तो ये एडल्ट एजुकेशन से होंगी, ठीक है। नेशनल फ्लैग की फीलिंग और नेशनल एंथम की फीलिंग बच्चों में डेवलप होगी, तब होगी। बच्चे जब पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है, उनके अंदर इनर पीस होगा, जब उन्हें एक साथ रहने की भावना उनके अंदर होगी, ह्यूमन डिग्निटी होगी, तब करेंगे बच्चे। और सोशलाइज करेंगे अपनी इमीडिएट फैमिली, यानी अपनी सगी फैमिली के साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ, जैसे दूर के रिश्तेदार हैं उनसे कम्युनिकेट करना जब बच्चे स्टार्ट करेंगे तो उनमें वैल्यू एजुकेशन जो है वो आ जाएंगी। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिगार्डिंग राइट टू एजुकेशन, यानी राइट टू एजुकेशन में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी। तो देखिए इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 आर्टिकल्स, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये इतना नहीं आएगा, तो ये 5 मार्क्स का ही आएगा। तो कोई भी 5 आर्टिकल ले लो। आर्टिकल 45 है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आर्टिकल 350 है कि मदर टंग में पढ़ाना है, आर्टिकल 29 है माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, 30 में भी माइनॉरिटीज़ के लिए, और 25 और 80 में है रिलीजियस एजुकेशन, यानी कि कोई भी बच्चा कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है, उन्हें कोई भी स्कूल मना नहीं करेगा किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, कि आपको ये एजुकेशन नहीं, मतलब ये कल्चर नहीं अपनाना, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस इन डिटेल द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, वाई इज एजुकेशन फॉर टू डेमोक्रेसी वेरी एसेंशियल फॉर आवर कंट्री। देखिए डेमोक्रेसी में हमें सिखाया जाता है फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस के बारे में, और ये प्रिंसिपल है उसके बेसिक। और तो अब उसका और एजुकेशन का क्या रिलेशन है, तो देखिए डेमोक्रेसी और एजुकेशन दोनों के एम सेम है कि बच्चों की मेंटल पीस हो, उनके लिए एक सोसाइटी ऐसी हो जो लविंग हो, कोऑपरेटिंग हो, बच्चों के अंदर जो है प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह भी डेवलप हो, फिजिकल मेंटल है तो उनकी डेवलप हो। तो इन दोनों के एम सेम है। डेमोक्रेसी और करिकुलम कैसे एक जैसा है, डाइवर्सिटी है दोनों में, हमारे इंडिया में भी डाइवर्सिटी है और हमारी डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी की है, करिकुलम भी डाइवर्सिटी का है, फ्लेक्सिबल है जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, इंटीग्रेटेड यानी कई सारे लोगों को जोड़ के चलता है। अब मेथड ऑफ टीचिंग और डेमोक्रेसी कैसे सेम है, तो एक्टिविटी के मेथड का यूज़ करके फ्रीडम दे के बच्चों को, ठीक है, तो ऐसे सेम है। डेमोक्रेसी और डिसिप्लिन दोनों ये मानता है कि बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, सोशल डिसिप्लिन होना चाहिए,
और डेमोक्रेसी और टीचर एक जैसी कैसी है, दोनों ये मानते हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हो उनके बच्चों का, ठीक है। तो ये सब हम इसमें बता सकते हैं। अब ये बताना है कि एजुकेशन वाइज एजुकेशन फॉर ट्रू डेमोक्रेसी वेरी एसेंशियल फॉर आवर कंट्री। अभी जैसे कि बताया कि ये सब उनमें भावना डेवलप होगी, वो एक गुड सिटीजन बनेंगे, इसलिए हमें एजुकेशन चाहिए एक ट्रू डेमोक्रेसी के लिए। डिस्क्राइब द टर्म प्राइवेटाइजेशन, गिव योर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन फॉर हायर एजुकेशन। यानी इसमें प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक पूछा है, ठीक है। ये प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि गवर्नमेंट ने अपनी कुछ जो स्कूल्स हैं वो प्राइवेट अथॉरिटी को सौंप दी है कि अब आपको इन्हें संभालना है, जैसा आपको पढ़ाना है आप वैसे पढ़ाओगे, अपनी चीज़ें अपनाओगे, लेकिन हमारी गाइडेंस के अंदर। तो ये क्यों हुआ है, जब क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ गए, स्टेट जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रही सब बच्चों के लिए नीड्स, तो प्राइवेट अथॉरिटीज़ को दे दिए, ठीक है। अब क्या है, प्राइवेटाइजेशन अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड है कि अगेंस्ट बताना है हमें प्राइवेटाइजेशन के। तो ये थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है। क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए होते हैं, एक तो इसमें ज़्यादा, अगर क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है तो अच्छे टीचर्स तो अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेंगी। गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो अच्छी टीचर्स मिल जाती हैं, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर में हमने क्या देखा, ज़्यादा ना वो अपने एड्स करते हैं, यानी कि पैसा चाहिए होता है उन्हें। मेन चीज़ हमने ये देखी है, मार्केटिज्म देखा है कि उन्हें एक अपनी मार्केट सी खोल रखी है, दुकान सा खोल रखा है स्कूल के नाम पे। तो ये सब जो है इसकी कुछ आर्ग्यूमेंट्स है इसके अगेंस्ट, प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट, ठीक है। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है हर एक जगह, मतलब इस वर्ल्ड में अपने आप को कनेक्ट करना, अपनी गुड सर्विसेज, कैपिटल, इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करके रखना पूरे वर्ल्ड से, ठीक है। तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे हैं तो ये आपको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। ग्लोबलाइजेशन का पूरा एक सिंपल टॉपिक है। देखिए एडवांटेजेस में क्या है, स्टूडेंट्स को अलग अलग जगहों से नॉलेज मिलेगी, उनकी मेंटल डेवलपमेंट होगी, वो टीम में वर्क करना सीखेंगे। और डिसएडवांटेजेस में क्या है कि सबको इक्वल वेल्थ नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम गैप बहुत ज़्यादा आता है, वेजेस अलग अलग मिलते हैं, जो लोग अमीर हैं उनके बच्चे अमीर हो जाते हैं, जो गरीब हैं उनके बच्चे गरीब हो जाते हैं। तो ये सब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। एक्सप्लेन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 इन ब्रीफ। तो देखिए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने कई सारी चीज़ें दी थी, जैसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, टीचर्स का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, उनके लिए कोर्सेज डेवलप होने चाहिए, फिर इंडियन लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करके चलना है हमें, और गिफ्टेड स्टूडेंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है और उनके लिए स्पेशल टेस्ट बनाने हैं। साइंस एजुकेशन रिसर्च आनी चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए दिया है, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए दिया है, पार्ट टाइम वोकेशनल कोर्सेज के लिए दिया है, माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो ये सब इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऐसा होता है कि जो भी डिसीजन पावर है अथॉरिटी की उसको बांट दिया जाता है, मतलब सेंटर के पास नहीं होती वो, उनकी जो भी डिसीजन पावर्स हैं उनको डिस्पर्स कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे, इसके बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं कि पावर जो है वो अलग अलग लोगों में बढ़ जाती है, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है, क्वालिटी इम्प्रूव होती है एजुकेशन की। तो ये एक्सप्लेन द टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखिए लेवल्स होती हैं इसमें, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे होता है, ठीक है। और इसकी फॉर्म्स क्या हैं, मेजर दो फॉर्म्स होती हैं, एक होता है गवर्नमेंट आर डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो दो होती हैं, एक डेमोक्रेसी होती है, एक डिक्टेटरशिप होती है। डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी में सबको अपना लीडर चुनने का अधिकार होता है, और डिक्टेटरशिप में से राजा मान लो, यानी कि वो जो है बस अपनी अपनी चलाएगा, जो उसको करना है वो करेगा और अपनी प्रजा का ध्यान वो ज़्यादा नहीं रखता, डिक्टेटरशिप में वो होता है। तो कोई कंट्री या तो डेमोक्रेटिक होगी या डिक्टेटर होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, व्हाट आर द प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स लॉन्च बाय गवर्नमेंट फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन स्कूल। तो देखिए इसमें ये बताया गया है कि 8 तक जो फ्री एजुकेशन है, जो उसका कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी एलिमेंट्री क्लासेस तक, यानी 8th क्लास तक सब बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कई सारी स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, उसके बारे में इसमें हमें बताना है। यानी जो भी उन्होंने स्कीम्स यूज़ करी थी, जैसे कि पॉलिसी जो भी बनाई थी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, जैसे कि मिड डे मील वगैरह पॉलिसी भी हो गई है, और ये यूनिवर्सलाइजेशन की जो पॉलिसी है ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि हर एक बच्चे को
उसके पास अगर पैसे नहीं है तो वो गवर्नमेंट स्कूल में आए, वो प्राइवेट में भी जा सकता है। एक फ़ीस लिमिट डिसाइड कर रखिए कि इतनी फ़ीस से हम ज़्यादा नहीं मांग सकते। एक NP 1968 है और 1986 की भी पॉलिसी है, वो सब भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। और RT एक्ट 2009 है, वो भी आप कर सकते हो। सर्व शिक्षा अभियान है, मतलब सबको एजुकेशन मिले, ये भी आपको इसमें लिखना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रूएंसी एंड ड्रॉप आउट, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। देखिए, ट्रूएंसी होता है जब बच्चे बहुत ज़्यादा छुट्टी करते हैं स्कूल से, स्कूल नहीं आते, तो वो होता है ट्रूएंसी। और ड्रॉप आउट होता है मतलब स्कूल से निकाले गए बच्चे। अब ट्रूएंसी क्यों करते हैं बच्चे? क्योंकि बच्चों को क्या है, स्कूल आना पसंद नहीं है, और बच्चों को क्या है, स्कूल में पनिशमेंट मिली कभी, या फैमिली अच्छी नहीं है, फैमिली में डांटते हैं, और फैमिली में घर का काम करना होता है बच्चों को, इस वजह से बच्चे स्कूल्स में नहीं आ पाते। और फिर इसमें है कि ड्रॉप आउट बच्चे, ड्रॉप आउट क्यों होते हैं बच्चे? स्कूल से निकाल दिए गए, बच्चे ने कोई शैतानी करी, स्कूल से निकाल दिया, कई बार बच्चा फेल हो गया, तो ये सारे फैक्टर्स हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। अब बच्चा फेल क्यों होता है? होम फैक्टर भी हो सकता है, पीयर प्रेशर भी हो सकता है, फ्रेंड्स की वजह से कोई रीज़न हो, ठीक है। अब व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, यानी लड़कियों को क्यों पढ़ाना है? गर्ल एजुकेशन क्या होती है? देखिए, एक जवाहरलाल नेहरू का इसमें कोट था कि अगर आप एक मैन को पढ़ाएंगे, इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू कैन एजुकेट एंड होल्ड, यू विल बी एजुकेटेड एन इंडिविजुअल, यानी अगर हम एक बच्चे को पढ़ाएंगे तो सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है वो एजुकेट होगा, लेकिन अगर हम एक वुमेन को पढ़ाएंगे तो होल फैमिली जो होगी वो एजुकेट होगी। तो ये आपको उसमें लिखना होगा। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि वो बच्चों को, मतलब जो लड़कियां हैं उनको पता हो रहा है कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ वगैरह उनकी इम्प्रूव होगी, वो खुद अपने लिए कमा पाएंगी, उनके पास फूड क्लोथिंग ये सारी है जो अपने बल पे वो कमा पाएंगी, डिसीजन लेना उन्हें आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगी, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी रिपीट हो गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रॉप आउट चिल्ड्रन, और इनके लिए क्या स्टेप्स उठाए गवर्नमेंट ने, ये आप कर लेना उसमें। व्हाट इज़ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होती है कि जो शुरू के एजेस में, जो बच्चों को शुरू के एजेस में पढ़ाया जाता है वो होती है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। और इसके अंदर बेसिकली प्री प्राइमरी क्लासेस आती हैं। व्हाट आर द एम्स ऑफ अर्ली एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन का एम्स क्या है? सोशल डेवलपमेंट हो, बच्चे का माइंड डेवलप हो, मोरल डेवलपमेंट हो बच्चों की, ठीक है, उनके फिजिकल नीड्स का ध्यान रख पाए, उनको खाना कैसे खाना है, ब्रश करना है, छोटी छोटी चीज़ें बच्चा समझ पाए, ये इस सब के एम्स हैं। व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है कि सब लोगों को, बेशक उनका कोई भी कास्ट हो, रिलीजन हो, वो डिसेबल क्यों ना हो या कैसे भी हो, उन सबको एक साथ कैटर करके पढ़ाना है। नीड क्या है? नीड इनकी ये है कि सबको एक समान हमें मान के चलना है, ठीक है, सबको एक समान मानना है, एक ऐसा अच्छा एटमॉस्फेयर देना है, हमें एक्सेप्ट करना है कि हमारी सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, सब बच्चों को एजुकेशन मिले, ये फंडामेंटल राइट है सबका कि वो एक जैसे उनको क्लास में बैठने का मौका मिले, सबके लिए टीचिंग स्टाइल्स हो, ठीक है। और टीचर ट्रेनिंग, मतलब टीचर की ट्रेनिंग भी होती है, मतलब प्रोग्राम्स होते हैं, उनको स्पेशल टीचर्स को अलग से ट्रेनिंग दी जाती है पढ़ाने के लिए। तो ये एक इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें पेरेंट्स और कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होती है। बच्चे को बहुत अच्छा फील होता है जब वो अपने आप को सबके जैसा मानता है। सोशल इक्वालिटी को हम अटेन कर सकते हैं इससे, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम ये सब भी काम कर सकते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी कि देखिए, स्पेशल एजुकेशन क्या होती है, जो स्पेशल चिल्ड्रंस हैं उनको जब हम एजुकेट करते हैं वो स्पेशल एजुकेशन इंटीग्रेटेड होती है अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके, और इंक्लूसिव एजुकेशन होती है अलग अलग टाइप के बच्चों को जब हम यूज़ करके पढ़ाते हैं, वो होती है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेबिलिटी, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होता है कि जब कोई भी बच्चा या कोई भी एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर काम ना कर पाए, जैसे कोई सुन ना पाए, कोई देख ना पाए, उसको बोलते हैं हम डिसेबिलिटी। अब इसके डिफरेंट टाइप्स पे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सुन नहीं पाते, हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है, कुछ देख नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ ऑर्थोपेडिक होती है जिनमें उनकी बोन्स, जॉइंट या मसल्स में प्रॉब्लम होती है। एक होते हैं मल्टीपल इम्पेयरमेंट, जैसे कुछ बच्चे गूंगे बहरे दोनों होते हैं, मतलब उनमें एक से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर होती है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, जो बच्चे समझ नहीं पाते, मतलब पढ़ाई नहीं कर पाते ज़्यादा। कुछ होती है लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया। एक होती है सेरेब्रल पाल्सी, इसका मतलब होता है बच्चे की मोटर डेवलपमेंट नहीं होती। ऑटिज्म होता है कुछ बच्चों में, ठीक है। तो कई सारी डिसेबिलिटी होती हैं, तो ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। हर एक डिसेबिलिटी आप लिख के उन्हें, मतलब उनके बारे में एक्सप्लेन कर देना।
नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज अंडर प्रिविलेज वर्किंग चिल्ड्रन एंड फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। यानी देखिए इसमें कितने सारे चीज़ों के बारे में पूछा है, 3 चीज़ों के बारे में पूछा है। अंडर प्रिविलेज, जिनको मौका नहीं मिला, वर्किंग चिल्ड्रन यानी जो अपने घर की नीड्स को पूरी करने के लिए कमाते हैं, और फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स वो लर्नर्स होते हैं जिनकी फैमिली में आज तक कोई नहीं पढ़ा और वो पहली जनरेशन ऐसी है जो पढ़ने गई है, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो इनके लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या प्रमोट करा गया है गवर्नमेंट के थ्रू, यानी इनके लिए क्या क्या स्कीम्स बनाई गई हैं, इनको कैसे हेल्प मिलेगी, वो सब इसमें हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें टोटल अभी 7 क्वेश्चंस है। देखिए, what are the characteristics of inclusive school, explain the pedagogical and curricular imperatives for promoting inclusive education। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे इंक्लूसिव स्कूल्स क्या होते हैं, और मैंने आपको भी बताया था इंक्लूसिव स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं जिसमें हर एक टाइप का बच्चा इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना। इसमें सब इंक्लूजन होती है कि सब लोग इंक्लूड हो, सब टाइप का बच्चा इंक्लूड हो, उनके लिए काम किया जाता है, सबके हिसाब से करिकुलम फ्रेम किया जाता है और सब बच्चों की नीड्स का ध्यान रखा जाता है, कोऑपरेशन से काम वर्क होता है, टीम वर्क से काम होता है, ये सब आपको बताना होगा। एक्सप्लेन द पेडागोजिकल एंड करिकुलर इम्पेरेटिव्स फॉर द प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। तो करिकुलर मॉडिफिकेशंस क्या थी कि एजुकेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए कि इक्वल होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए, सबको सारे मटेरियल यूज़ करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, सब लोग कोलैबोरेटिव टीम वर्क में काम कर पाएँ। ठीक है, स्टूडेंट से टीचर्स एक्सपेक्टेशंस रखें ऐसी कि जिनको वो फुलफ़िल कर पाएँ, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और अब क्या है पेडागोजिकल इम्पेरेटिव्स में क्या आएगा, देखिए पेडागोजिकल में आएगा कि कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे कि ज़्यादातर ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना चाहिए, एक्टिविटी करवानी चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस देने चाहिए बच्चों को, ये सब आएगा इसमें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेस्टेज एंड स्टेगनेशन, यानी कि वेस्टेज और स्टेगनेशन क्या होता है इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। एज अ टीचर हाउ विल यू मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टेगनेशन। देखिए वेस्टेज क्या होता है, प्रॉपर जब अरेंजमेंट ना हो किसी चीज़ की और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ हमारी वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये होता है वेस्टेज। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कि वेस्टेज की प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करेंगे। तो सबसे पहले करिकुलम हमारा इम्प्रूव होगा, एजुकेशन का पैटर्न चेंज होगा, पेरेंट्स एजुकेशन मिलनी चाहिए, और सोशल ईवल जो भी हमारी सोसाइटी में बुरी चीज़ें हैं उनको दूर करना पड़ेगा हमें। और देखिए स्टैग्नेशन का मतलब है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम से पुरानी हो जाती है, ठीक है, या फिर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एक टॉपिक है वो टीचर को इतना टाइम दिया गया है कि बच्चों में को इतना आना चाहिए और वो नहीं कर पा रही उस चीज़ को फुलफ़िल, वो हो जाता है स्टैग्नेशन, जब ग्रोथ रुक जाए। तो इसके क्या क्या कहते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, करिकुलम इम्प्रूव करना चाहिए, एडमिशन पॉलिसी में ध्यान देना चाहिए, स्कूल का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, बच्चों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज रोकनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हम ये कर सकते हैं। What are the suggestions made by Radhakrishnan Commission to improve the standards of university university teachers and reforms the university examinations। यानी कि इसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन 1948 वाली कमीशन की इसमें बात करी गई है। तो उन्होंने मतलब स्कूल वगैरह यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। तो उनके हिसाब से क्या सजेशंस थे यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए। तो सबसे पहले वो बोलते थे हायर एजुकेशन जो होनी चाहिए वो कॉन्करेंट लिस्ट में होनी चाहिए, 3 लिस्ट जो होती हैं हमारी, ठीक है। और उसकी मतलब कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी लिस्ट होती है, इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों उस चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो ये बोलते थे कि सेंट्रल और स्टेट दोनों को इस पे ध्यान देना चाहिए, अलग अलग कमिटीज़ फॉर्म होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए और सबको अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए और इन चीज़ों पे चेक होना चाहिए। फाइनेंशियल बर्डन जो है वो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे होना चाहिए। ग्रांट्स मिलने चाहिए, ग्रांट्स मतलब पैसे वगैरह मिलने चाहिए बिल्डिंग बनाने में, लैब्स बनाने के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए, गेम्स वगैरह बनाने के लिए। तो उन्होंने ऐसे ही बोला था। और प्रोफेशनल एजुकेशन भी देनी चाहिए, एग्रीकल्चर एजुकेशन, कॉमर्स एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, ये सब एजुकेशन देनी चाहिए। तो यही सब राधा कृष्णन कमीशन में इंक्लूड था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो राधा कृष्णन कमीशन आ सकता है या फिर मुंडेलियर कमीशन भी आ सकता है। तो मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक ना एक टॉपिक ज़रूर इसमें से आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुंडेलियर कमीशन इन द कंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडियन सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो उन्होंने काम किया था,
पहला तो ये बोल रहे थे कि सारे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो सबका ही काम है, ठीक है। इन्होंने ज़्यादा मेन फोकस किस पे किया था, साइंस और मैथ्स पे, और ये चाहते थे कि नेशन की डेवलपमेंट हो, वोकेशनल एजुकेशन मिले बच्चों को। इन्हीं का ही आइडिया था जो कॉमन स्कूल सिस्टम था, कॉमन मतलब सब बच्चों के लिए एक ही स्कूल हो, ठीक है। 12 और 3 ईयर स्ट्रक्चर जो हमने देखा था कि 12 तक एक स्कूल में पढ़ेंगे और 3 ईयर डिग्री कोर्स होना चाहिए, वो भी इन्हीं का ही है, ठीक है। इन्होंने ईच डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग से प्लान बना के दिए थे। टेक्स्ट बुक बोली थी कि फ्री टेक्स्ट बुक मिलनी चाहिए प्राइमरी स्टेजेस तक, स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए, नेबरहुड में स्कूल होने चाहिए कि सारे बच्चे जो हैं स्कूल्स को आराम से एक्सेस कर पाएँ, ज़्यादा बच्चों को दूर ना जाना पड़े। तो ये है मुंडेलियर कमीशन ने ऐसी बहुत चीज़ें बताई थी। इन्होंने टीचर के लिए भी बताया था कि टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, वुमेन एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बात करी थी, एडल्ट एजुकेशन, सोशल एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिस्कस द सजेशंस ऑफ कोठारी कमीशन। तो ये 3 कमीशन हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। मुंडेलियर, राधाकृष्णन और कोठारी कमीशन के ऊपर बात है, तो इनको ना पूरा ढंग से ब्रीफ में पढ़ के जाना और हेडिंग्स लर्न कर जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट डेट लर्न कर जाओ, ठीक है। अब कोठारी कमीशन के बारे में पूछ रहे हैं ये। कोठारी कमीशन ने क्या बोला था कि नेशनल गोल एंड प्रायोरिटी, यानी कि ये चाहते थे कि नेशन का डेवलपमेंट हो, एक सेक्युलर इंडिया मिले, मॉडर्न नेशन मिले, लोग जो हों वो प्रोडक्टिव हों, यानी कुछ अच्छा करें अपने देश के लिए। वो चाहते थे कि रोल क्या है टीचर का नेशनल गोल में, कि वो बच्चों को पहले तो वो खुद समझें चीज़ों को और तभी वो बच्चों को सिखा पाएंगी, ठीक है। तो उन्होंने ज़्यादा फोकस ना इस टीचर्स पे किया था। अब उन्होंने न्यू डिज़ाइन दिया था एजुकेशन का, तो उन्होंने बोला था डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चों की, हमको रट्टा नहीं लगवाना बच्चों से, बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखानी है कि वो आगे जाके अपने नेशन का डेवलपमेंट करें। अब इन्होंने स्टेटस क्या बताई थी टीचर की, जो उन्होंने बोला था कि टीचर को सबसे टॉप पोजीशन पे नहीं होना, बच्चों के साथ उन्हें फैसिलिटेट करके रखना है, ठीक है। और उन्होंने बोलता टीचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ऐसे ओकेजन जैसे कि नेशनल फ्लैग वगैरह जहाँ होस्ट होता है वहाँ पे हम चीफ गेस्ट में टीचर्स वगैरह को नहीं बुलाते, लेकिन जबकि टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उनको भी हमें बुलाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने टीचर्स को बताया था। इन्होंने ये भी बताया था कि कौन सी क्लास के टीचर को कितना पे स्केल मिलना चाहिए, ठीक है। व्हाट सजेशंस वर मेड बाय कमीशन ऑन टीचर्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर। टीचर को इम्प्रूव करने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि उनको इम्प्रूव करने के लिए उनका पे स्केल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, उनके लिए प्रोग्राम्स होने चाहिए और उनके लिए सेमिनार्स वगैरह होने चाहिए, ठीक है। टीचर्स को प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में भी लेना चाहिए, जो क्योंकि वो ही है जो बच्चों को फ्रेम करती हैं, और बच्चे ही जो होंगे वो आगे देश का भविष्य होंगे। तो ये सब उन्होंने बात करी थी। तो देखिए इस वीडियो में हमने पूरा देखा अपना एजुकेशन एंड सोसाइटी फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन और वीडियोज़ तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।